परेशान मैं खड़ा हूं, बीमार बंदा खड़ा है, आपको कस की परेशानी है? चलो जी, थैंक यू वेरी मच। कुछ तकनीकी हिंड्रेंस की बुनियाद पर मुझे ये लेक्चर कुछ देर के लिए रोकना पड़ा, मैं वहीं से आगे स्टार्ट कर लेता हूं। तो पेपर जो 5 है ये इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट इसका टाइटल है पेपर का। ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक हिस्से का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, इसमें से 5 क्वेश्चन आने, आपने 3 करने। और दूसरा हिस्सा जो है वो जर्नल क्लॉजेज एक्ट 1897 है और उसमें 2 क्वेश्चन आएंगे, आपने 1 करना है। अब हम सबसे पहले हस्बे मामूल हम इसे इंटरप्रिटेशन जो पेपर का टाइटल है इसको समझने की बजाते खुद कोशिश करते हैं, ताकि हमारे जितने आगे सवाल हम डिस्कस करें तो उनका पता चले कि हमने किस दायरा कार के अंदर रह के सवाल है, ताकि एक मेन हमें पता चल जाए हमारी फील्ड क्या है, हमारा ग्राउंड कितना बड़ा है, ताकि उसके अंदर हमने खेलना है, चाहे फाउल खेलना है चाहे सही खेलना है, ये बात की बात है। इतना तो पता हो कि जो भी खेलना है इस ग्राउंड के अंदर रह के खेलना है। तो सब्जेक्ट मैटर की तरफ आते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। अब इसमें एक वर्ड है स्टैट्यूट, कोई इसको स्टैट्यूट बोलता है तो कोई स्टैच्यू बोलता है। चलो जी, अंग्रेजों की जुबान है, प्रोनाउंसिएशन कुछ भी हो सकती है। अब स्टैट्यूट क्या है? स्टैट्यूट को समझने के लिए पहले मैं थोड़ा सा आपको और तरफ ले जा रहा हूं ताकि आपको आसानी हो जाए। पार्लियामेंट आप समझते हैं, सूबाई असेंबली आप समझते हैं। पाकिस्तान के अंदर 2 लेजिस्लेचर है, मेन लेजिस्लेचर 2 है। एक है फेडरल लेवल पर पार्लियामेंट है और पाकिस्तान में दूसरा लेजिस्लेचर हमारा प्रोविंशियल असेंबली है। अब इन दोनों के दरमियान चूंकि पाकिस्तान जो है ये एक फेडरेशन है। अब फेडरेशन का मतलब ये होता है कि एक सेंटर में गवर्नमेंट होती है और बाकी उसके यूनिट्स होते हैं, उसके सूबे होते हैं, और जो सूबे हैं उनके पास जो सब्जेक्ट्स हैं उनके हवाले से कानून साजी करना और एडमिनिस्ट्रेशन करना सूबे का काम हो गया, और जो सेंटर है कुछ उसके सब्जेक्ट्स हैं उनके हवाले से लेजिस्लेशन करना, उसके हवाले से एडमिनिस्ट्रेशन करना फेडरल का काम है। और फेडरल और यूनिट सूबे के दरमियान जो सब्जेक्ट की, जो कानून साजी की, जो एडमिनिस्ट्रेशन की तकसीम हुई होती है, बाकायदा डिस्ट्रीब्यूशन होती है, कॉन्स्टिट्यूशन ने वो की होती है। अब हर फेडरल हो या प्रोविंस हो, वो अपने अपने सब्जेक्ट के वाले से कानून साजी करते हैं। अगर फेडरल अपने सब्जेक्ट के ऊपर कानून साजी कर रहा है तो वो पार्लियामेंट करेगी, दोनों हाउसों में से किसी हाउस से वो बिल इंट्रोड्यूस होगा, वहां से पास होगा, दूसरे हाउस में जाएगा, वहां से पास होगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा, वहां से उसको असेंट हासिल हो जाएगी, वो लॉ बन जाएगा। और जब वो लॉ बन जाएगा इसको हम स्टैट्यूट कहेंगे और इसको कहेंगे फेडरल स्टैट्यूट। अब अगर कोई प्रोविंशियल सब्जेक्ट है उसके ऊपर लेजिस्लेशन करती है कोई सूबाई असेंबली, वो उसके ऊपर सूबाई असेंबली उस बिल को पास करती है, असेंट के लिए वो गवर्नर के पास जाता है, वो लॉ बन जाता है, तो वो प्रोविंशियल स्टैट्यूट कहलाता है। तो पाकिस्तान के अंदर या तो स्टैट्यूट फेडरल होगा या प्रोविंशियल स्टैट्यूट होगा। अब स्टैट्यूट को और भी कुछ वर्ड्स उसके मैं मुतबादल वर्ड्स बोलने जा रहा हूं। स्टैट्यूट को आप कह सकते हैं एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, उर्दू में कहूंगा पार्लियामेंट या किसी भी लेजिस्लेचर, पाकिस्तान के हिसाब से सूबाई असेंबली या पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को स्टैट्यूट कहते हैं। उसको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट कहें, इनेक्टेड लॉ कहें, इनेक्ट्स है, इनेक्ट मीन कानून बनाना, इनेक्टेड लॉ कहें या इनेक्टमेंट कहें, एक ही बात है। और ये जो स्टैट्यूट होता है या इनेक्टेड लॉ होता है या इनेक्टमेंट होती है, यह कलेक्टिव विजडम ऑफ नेशन होती है। यानी कि जब आप मेरे मोहतरम वोट डालते हैं तो इस मुल्क के कानून साजी करने के लिए आपके दिमाग में जितनी सोच होती है, आप उस वोट के जरिए उस नुमाइंदे को मुंतकिल कर रहे होते हैं।
और वो नुमाइंदा आपका जब पार्लियामेंट या असेंबली में कानून साजी के अंदर बहस में हिस्सा लेता होता है तो उसके पास उस पूरे अपने इलाके के पूरी आबादी का जो सोच और विजडम होती है उस कानून साजी के वाले से वो सारा अपना वोट देके वहां मुंतकिल कर देता है। तो इस तरह पार्लियामेंट से जो कानून बनता है वो पूरी कौम की सोच होती है। दैट इज द कलेक्टिव विजडम ऑफ नेशन, दैट इज द कलेक्टिव विजडम ऑफ सोसाइटी, दैट इज द कलेक्टिव विजडम ऑफ द ऑल पीपल ऑफ द स्टेट। इसकी इंपॉर्टेंस देखें, इस सोच के अंदर आलिम भी शामिल है। पार्लियामेंट जो सूबाई के बने हुए वोट के अंदर कानून साजी के अंदर आलिम की सोच शामिल है, इंजीनियर की सोच शामिल है, स्कॉलर की सोच शामिल है, इसके अंदर मजदूर की सोच शामिल है, इसके अंदर सूफी की सोच शामिल है। ये कितने लोगों की सोच का मजमूआ है। इसलिए इसके रीडर को लंडन पर्सनैलिटी कहा जाता है। पढ़ा लिखा शख्स, कोई एक शख्स चाहे वो बॉटनी केमिस्ट्री के अंदर 6 PhD कर जाए, कोई दुनिया उसको लंडन पर्सनैलिटी नहीं लिखती। LLB सिंपल करता है, पूरी दुनिया के अंदर उसको लंडन काउंसिल कहा जाता है। क्यों? ये ऐसी तहरीर का ये रीडर है जो तहरीर पूरी कौम ने मिलकर बनाई और लिखी है। पूरी जितनी सोशल साइंसेस के साथ जितनी स्टडी कनेक्ट करती है वो सारी की सारी स्टैट्यूट के अंदर होती है। अब आते हैं स्टैट्यूट को मजीद समझने के लिए कि कितना किस किस को हमने स्टैट्यूट करना है। अब बीइंग मुस्लिम मैं आपसे थोड़ा सा मिसाल देकर समझाना चाहता हूं स्टैट्यूट को मजीद समझाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह आप कुरान शरीफ पढ़ते होंगे, वो अलम से स्टार्ट होता है, वन्नास पर खत्म होता है। सारा कुरान है, सारा कुरान है। उसकी कोई एक सूरत वो भी कुरान है, किसी एक सूरत की कोई एक आयत वो भी कुरान है, उस आयत का एक कोई वर्ड है वो भी कुरान है। अगर इतनी समझ आ गई है तो अब स्टैट्यूट को समझाने में मुझे आसानी हो जाएगी। पार्लियामेंट की बनाई हुई CRPC है, सेक्शन 1 से लेकर 565 सेक्शन तक है, आगे शेड्यूल भी है। ये सारा स्टैट्यूट है, इसकी हर सेक्शन स्टैट्यूट है। इसकी हर सेक्शन के अंदर जो एक फ्रेज है वो भी स्टैट्यूट है। उस सेक्शन के अंदर अगर एक वर्ड है दैट इज आल्सो स्टैट्यूट है। तो स्टैट्यूट का वर्ड कहीं जगह पर पूरा, अगर CRPC पूरी है उस पूरे एक्ट को भी शो कर जाता है ये वर्ड, और कहीं कहीं ये सिर्फ उस एक सेक्शन की लैंग्वेज को और कहीं कहीं एक वर्ड को भी स्टैट्यूट करना, वही आपने नजर में रखना है जो कुरान के वाले से आपका है। तो स्टैट्यूट से मुराद आप ये ना लें कि सारा स्टैट्यूट हो तो स्टैट्यूट, उसके अंदर एक वर्ड को भी स्टैट्यूट कहना है, क्योंकि वो भी तो पार्लियामेंट के मुंह से नहीं। इसको कहते हैं स्टैट्यूट मीन दैट इज द स्पीच फ्रॉम द माउथ ऑफ द पार्लियामेंट। और स्टैट्यूट का पर्पस और मकसद क्या होता है? स्टैट्यूट का पर्पस और मकसद ये होता है, हमारी पार्लियामेंट या सूबाई असेंबलीज इस सोसाइटी की नीड्स, कंडीशंस और सर्कमस्टांसेस जो वक्तन फवक्तन चेंज होते रहते हैं, उसको पूरा करने के लिए 24 घंटे पूरा उसको हमने मौका दिया हुआ है कि आपने सोसाइटी की नीड और कंडीशन और सर्कमस्टांसेस को देखते हुए आपने लॉ नया भी बनाना है, लॉ के अंदर तरमीम भी तुमने करनी है, और जिसकी जरूरत नहीं उसको रिपील भी करना है, और इसके अंदर आपने लेजिस्लेशन करनी। इसलिए आपको हर वक्त लेजिस्लेचर कहीं ना कहीं मौजूद होता है। तो इस हवाले से नीड्स और कंडीशन और सर्कमस्टांसेस के हवाले से लेजिस्लेशन होती रहती है। अब लेजिस्लेशन का वर्ड भी आएगा, स्टैट्यूट जहां आएगा लेजिस्लेशन, यहां भी स्टैट्यूट से ही मुराद होगी लेजिस्लेशन भी। अब जो लेजिस्लेशन है ये आप पार्ट 1 जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ चुके हैं। व्हाट इज द लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन की काइंड कितनी है। मैं सिर्फ लेजिस्लेशन की तरफ आ जाता हूं। नया लॉ बनाना दैट इज आल्सो लेजिस्लेशन, बने हुए के अंदर कोई अमेंडमेंट करना दैट इज आल्सो लेजिस्लेशन,
कानून ऑलरेडी मौजूद है, उसको सफा हस्ती से मिटाना, खत्म करना, रिपील करना, दैट इज ऑल्सो लेजिस्लेशन। अब आपके जहन में स्टैट्यूट बैठ गया हो गया कि यह है क्या, और आसान लफ्जों में, बिल्कुल आसान लफ्जों में, पार्लियामेंट या सूबाई असेंबली के बनाए हुए कानून को, चाहे वो सारा का सारा कोई एक्ट या कोड हो, या उसका कोई एक सेक्शन या आर्टिकल हो, या उसका कोई एक लफ्ज हो, दैट इज स्टैट्यूट। मुख्तलिफ वर्ड इसके लिए आएंगे। अब आते हैं इंटरप्रिटेशन, ये क्या है। अब इंटरप्रिटेशन को आसान अगर अंग्रेजी का मैं वर्ड बोलूं तो इसको मीनिंग अंडरस्टैंडिंग का वर्ड, अंडरस्टैंडिंग, समझना, आसान कर लेता हूं। उर्दू में बोलूं, उर्दू में भी, सॉरी, स्टैट्यूट उर्दू में कहीं आपको डिक्शनरी वाला बताएगा कानून मौजूआ। इसलिए कह लो लॉ की टर्म्स को जितना उर्दू में पढ़ने की कोशिश करेंगी, मुझे तो समझ बहुत कम आती है। जब उसी इंग्लिश वर्ड में उसी को लीगल टर्म को समझने की कोशिश करते तो आसानी से समझ आ जाती है। जैसे अभी मैंने कहा स्टैट्यूट मीन कानून मजूबा। अब देखते रहो कानून मजूबा किसको, अगर मैं कहूं एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, फौरन समझ आ जाएगी कि स्टैट्यूट क्या है। तो लिहाजा लॉ को हमेशा इंग्लिश में समझने की कोशिश करनी है। इसके लिए मैं अमूमन मिसाल देता हूं। हम सराइकी बसेब के लोगों के लिए एक वर्ड बड़ा, मैं उसके लिए मिसाल देता हूं, मूंज। मूंज, अब मूंज के वर्ड की ग्रेविटी और रियल और ट्रू, इसके मीनिंग वही जानता है जो सराइकी जुबान को समझता है, जिसकी मदर लैंग्वेज सराइकी है। इसके मीनिंग उर्दू में बहु याद आइए, जो मर्जी अंग्रेजी और जिस किसी भी लैंग्वेज में बताते जाएं, उसका लेवल वो नहीं होगा जो सराइकी में मूंज का लेवल है। इसीलिए लॉ के अंदर लीगल टर्म का जो लेवल है, उसकी ग्रेविटी, उसके मीनिंग्स है, कोई दूसरी जुबान उसको प्रॉपर 100% रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। हां, नजदीक नजदीक अंदाजे लगा सकते। अब आते हैं इंटरप्रिटेशन, उसको उर्दू में हम कह लेते हैं तफसीर, तौज़ी, तशरी, माने, ये सारे उसके उर्दू के मीनिंग है इंटरप्रिटेशन के। अंडरस्टैंडिंग का भी वर्ड मैंने बोल दिया है, लेकिन अभी बात पूरी तरह पहुंचे नहीं है। अब देखें, अभी हम सीआरपीसी की मिसालें दे लो, आपको जल्दी समझ आ जाएगी। अगर पार्लियामेंट इंसाफ के हवाले से ये चाहती है, क्योंकि स्टैट्यूट का मकसद और पर्पज क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कि सोसाइटी के अंदर लोगों को के राइट्स, चाहे वो प्राइवेट या पब्लिक राइट्स की जब वायलेशन हो तो उसकी दादरसी करने के लिए क्या होना चाहिए, वो पार्लियामेंट उसका कानून बनाती है। और वो कानून जो बनाती होती है, उसके लिए एक और वर्ड बोल देता हूं। मैंने कहा शुरू में टेक्निकल वर्ड बोलता जा रहा हूं। स्टैट्यूट के एक और मीनिंग है इंटेंशन और इंटेंट ऑफ द लेजिस्लेचर। अब पार्लियामेंट जो इंसाफ के हवाले से चाहता है, उसके दिमाग में जो नियत इरादा है कि इस मामले में यूं तरह इंसाफ होना चाहिए, उसने आपको सेक्शन की लैंग्वेज में लिख दिया है। वहां उसकी उस मामले में उसकी इंटेंशन क्या है। फर्ज करो पर्चा दर्ज होने के हवाले से हम पार्लियामेंट क्या चाहती है, उसकी इंटेंशन, उसकी नीयत, उसका इरादा, उस इस पॉइंट के ऊपर उसका मकसद सीआरपी सेक्शन 154 में दर्ज है। उसने वो पर्चे के हवाले से जो उसकी पार्लियामेंट की इंटेंट है, उसने अल्फाजों में वो बयान कर दिए। अपनी इंटेंशन को लेजिस्लेचर एक्सप्रेस करता है। जो वर्ड आपको स्टैट्यूट में मिलते हैं, जिसके लिए बोलता है स्टैच्यूरी लैंग्वेज, उसने अपनी इंटेंट को स्टैच्यूरी लैंग्वेज के जरिए एक्सप्रेस कर दिया है, वजाहत कर दी है कि मैं इस मामले में मेरी नीयत और इरादा ये, और इस तरह अगर हो जाए तो ये इंसाफ होगा। अब उसकी इस लैंग्वेज को समझना तो बड़ा जरूरी है ना। उसकी अगर अंडरस्टैंडिंग हम नहीं कर पाएंगे, ना कोर्ट कर पाए, ना वकील कर पाए,
तो फिर हम लेजिस्लेचर जो इंसाफ के लिए कानून बनाया है उसको हम समझ नहीं पाए। इंसाफ में स्टेक होल्डर कौन है? वकील स्टेक होल्डर है और जज ये मेन दो स्टेक होल्डर है। तीसरा तो अग्रीव्ड पार्टी है, वो तो फ्री कैन है, पब्लिक है। अगर हम ये कानून वाले उसको समझ ही नहीं पाए और बगैर समझे हमने कोई फैसला कोई हो जाता है, क्या वो इंसाफ पर मबनी होगा? नहीं, इंसाफ पर मबनी नहीं होगा कभी भी। अभी मैंने कहा कलेक्टिव विजडम है, कभी भी कलेक्टिव विजडम, नऊज बिल्ला कह के कहता हूं मेरा ईमान है, कभी गलत नहीं होता। उसके साथ प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ हासिल है। कलेक्टिव विजडम यानी स्टैट्यूट के साथ उसको एक ये ट्रुथ हासिल है, उसके साथ एक तसव्वुर चाहिए कि ये कभी गलत नहीं हो सकता। एक 3 वर्ड बोल देता हूं टेक्निकली कि कलेक्टिव विजडम का मतलब स्टैट्यूट है। स्टैट्यूट कभी इनजस्टिस की बातें नहीं करता, ना इंसाफी की बातें नहीं करता, कभी अब्सर्डिटी की बातें नहीं करता। बड़ी टेक्निकल बोल, अब्सर्डिटी की, खराफात, खिलाफे ज़मीर कोई बात नहीं कर सकता स्टैट्यूट। क्यों करे? वो एक शख्स का थोड़ा लिखा हुआ है, वो मेरी पूरी कौम की सोच है। किसी एक शख्स की सोच उसके खिलाफ हो सकती है, मेरी पूरी कौम तो गलत नहीं हो सकती। अगर कहीं गलती पर की भी है तो मैंने मोहर लगाते हुए गलत किया है, अब भुगतना पड़ेगा। मैंने मोहर लगाते हुए गलत किया है, मैंने जिसको वहां भेजा है उसको ठीक नहीं भेजा, इसलिए मेरी कानून साजी ठीक नहीं है। We are at fault. If there is any fault in the legislation, basically we are at fault. The voter is at fault. इसने अपना विजडम उसको दे दिया और ऐसे शख्स को दे दिया जिसको पता नहीं था विजडम की मैंने पासदारी कैसे करनी थी, मैंडेट को कैसे पासदारी करनी थी। आगे चलते हैं। अब मैंने कहा कि वो अपनी इंटेंट, एक तो इनजस्टिस नहीं हो सकता, ये ख्याल रखना। हम जितने इनजस्टिस पर मबनी नहीं होगा, अब्सर्डिटी पर मबनी नहीं होगा, खिलाफे ज़मीर इसके अंदर कोई बात नहीं होगी। ये इसको प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ हासिल है। अब बाज़ औक़ात ऐसा डियर होता है कि भाई जी इंटरप्रिटेशन तबीर, अगर किसी को फर्ज करो ख्वाब आ जाता है एक शख्स को, अकेले को, वो ख्वाब गुंजल मुंजल जाए, उसके मीनिंग एक भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं। वो परेशान होता है कि यार इससे इसकी तबीर करवाता है किसी सियाने बंदे को, तो वो सियाने बंदे के पास जाता है, उसको वो सारा ख्वाब बताता है, वो उसके ऊपर सोच विचार करके जितने मीनिंग उसके माइंड में उस ख्वाब के जितने मानी आ रहे होते हैं, उसमें से कोई एक है उस शख्स के हालातों वाक़यात सुनता है, देखता है, वो कैसा है, उसकी लाइफ जिंदगी, उसको ख्वाब कैसे आते हैं, उस सारे को देखने के बाद वो कहता है तेरे ख्वाब की तबीर है ये है। अब तबीर करने की यानी कि स्टैट्यूट की इंटरप्रिटेशन की जरूरत कब पड़ती है? जरूरत तब पड़ती है जब लेजिस्लेटर की इंटेंशन, जब मैं लेजिस्लेटर की इंटेंशन, इसका मतलब स्टैट्यूट ही होता है, डिफरेंट वे से मैं उसको आ रहा हूं। वो उसने इंटेंशन आपको लैंग्वेज के जरिए एक्सप्रेस कर दी। अब वो लैंग्वेज को आप पढ़ते हैं, अब उसमें मीनिंग एक से ज्यादा आपके माइंड में आ रहे हैं। वो जज हो या वकील हो, उसके माइंड में एक से कि इसका मतलब यह भी तो हो सकता है, इसका मतलब यह भी हो सकता है, और इस सेक्शन का इस फ्रेज का मतलब यह भी हो सकता है। अब ये डाउट में पड़ गया। क्या हो गया? डाउट में है। अब मैं वो 2-3-4 वर्ड और साथ बोल देता हूं। ऐसी सूरत जब सामने आती है तो इसको कहते हैं कि स्टैट्यूट अनसर्टन है, स्टैट्यूट प्रिसाइज नहीं है, स्टैट्यूट क्लियर नहीं है, स्टैट्यूट के अंदर एम्बिगुटी है। ये टेक्निकल वर्ड बोल रहा हूं, एम्बिगुटी, अभाम है। जब कोई चीज एक या एक से ज्यादा मानी रखे तो वो एम्बिगुअस होती है, एम्बिगुटी होती है, वो अनसर्टन हो गया। और आपने उसकी अब 2 या 2 से 1 से ज्यादा मीनिंग आपके माने,
पता नहीं पार्लियामेंट ने बनाते हुए ये कानून उसके माइंड में ये बात थी, इसका मतलब ये निकलता उसके दूसरा ये उसके माइंड में ये बात थी, ये मतलब हो सकता है। वेरी सॉरी, मेरा सारा मूड खराब ना कर देना, कोई शख्स इधर उधर जिसने हिलना चुप करके जाए। ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर मुझे इश्क है, और मेरे इश्क में जिसने खरालत कर दी, फिर वो ना मूड होगा ना मेरा टेम्परामेंट होगा। इसी तरह चलेगा, 4 घंटे चले जाए, 3 घंटे चले, जैसे जाना चुप करके चला जाए। इसके साथ अब हमारे रीडर, जज हो या वकील साहब हो, किसी मामले में केस है, उस केस के मुतलका कोई प्रोविजन है, कोई सेक्शन है, उसकी मीनिंग लेते हैं, ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं। अब उसके असल इनमें से कोई एक मीनिंग तो होंगे। वो असल कौन से मीनिंग होंगे? जो पार्लियामेंट ने वो कानून बनाते वक्त उसके जो दिमाग में जो चीज थी उसको ढूंढ निकालना है, उन 2 या 3 मीनिंग में से उसका खोज लगाना कि इनमें से कौन से वो मीनिंग है स्टैट्यूट के जो पार्लियामेंट की माइंड और दिमाग में थे, जो उसकी इंटेंट थी, उसको ढूंढ निकालने के प्रोसेस को कहते हैं इंटरप्रिटेशन। अब मैं सारे को मिलाना चाहता हूं कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट क्या। अभी तक मेरी सारी गुफ्तगू 2 टर्म पर हो रही है। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का मतलब यह हुआ, उर्दू में बता देते हैं पहले, कि पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को सही और हकीकी मानों में समझना के अमल को बराए निजामे इंसाफ, ऐसे अमल को हम इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट कहेंगे। मैं 3-4 वर्ड बोल देता हूं लॉ के अंदर, लीगल, टू फाइंड आउट और टू फाइंड आउट, to find out the real and true intention of legislature for the purpose of administration of justice is called interpretation of statute. अब इसके अंदर find out, ढूंढ निकालना, कानून, पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया हुआ है उसमें से अभाम में पड़े हुए कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी उसमें जो हकीकी और सही जो नीयत, जो इरादा, जिस मकसद के लिए वो कानून बनाया, वो लफ्ज लिखे, उनको ढूंढ निकालना के अमल को तशरीह कहते हैं। और ये किस लिए? फॉर द पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। अब आते हैं, पेपर की बाउंड्री मैंने खींच दी है। अब इसके अंदर ये जो तुमने खोज निकालनी है पार्लियामेंट के दिमाग की कि उसने जनाब ये सेक्शन 154, फर्ज करो जो वर्ड्स लिखे हैं, इसके पीछे बनाते वक्त उसकी क्या नीयत था, क्या इरादा था, क्या मकसद है, उस सही इरादे और मकसद को जो ढूंढने का अमल है, खोज लगाना है, उसके कुछ असूल है, उसके कुछ असूल है। अगर मेरे सामने देहाती शख्स बैठे हैं, देहात में चोरी चकारी होती है, खोजी भी एक होता होगा, सराइकी में पैरावॉडी भी कहते हैं उसको, सुराखी भी कहते हैं, दर्शक साहब और क्या कहते हैं? अच्छा, लेकिन वो देहाती अनपढ़ आदमी होता है, लेकिन वो उसमें भी कहीं से वो उन फुटप्रिंट को देखकर उसके कोई प्रिंसिपल है उनको अडॉप्ट करता है, उनको इख्तियार करता है, और उनको इख्तियार करते हुए फिर उसको जो मैसेज वापस आता है दिमाग में, वो कहता है माजरत के साथ, ये लगता है वटुआ दी नस्ल चू कोई चोर है। किसी और को कहूंगा बुरा मान जाएगा, वैसे भी हमें आप लोग कहते ही हैं चोर। मादरे के साथ पाउंड यार जा रहा है, कोई मसला नहीं। मुझे अपना माजी अच्छी तरह याद रखने में बड़ा मजा आता है कि मैं डीरेल नहीं होता,
अपनी औकात को भूलता नहीं हूं और मुझे लाइन में रखती है वो मेरी माजी, वो मुझे इंसानियत के साथ जोड़े रखती है। इसीलिए हजारों पल नहीं करता हूं कि मुझे कहीं इधर उधर ना कर दे। मुझे हर वक्त वो याद आती है जो मैंने स्कूल लाइफ प्राइमरी में किस तरह भैंसें चराई और किस तरह जहां से भैंसें टोबे से पानी पीती थी और गोबर उसी में और हम भी उसी में से पानी पीते थे। स्टिल याद है। ये स्टेटमेंट देने का पर्पज ये मेरे अंदर का शख्स कहीं गरूर में ना आ जाए कि कहां टोबर, कहां वटू साहब मुल्तान और क्या कानून के लोगों को पढ़ाना तुम्हारा मर्तबा शान किधर हो गया, कहीं अपनी औकात को भूल ना जाना। और आप ऑन लाइव जा रहे हो और हजारों लोग आपको देख रहे हो और आपका कहीं रियाकारी में और कहीं गरूर में मत आना, तेरी औकात ये अंदर वाला इंसान आपके सामने बताने का पर्पज वो कहीं उभरे तो उसको मैं क्रश कर दूं, ऐसा नहीं है। ये सब रब का करम है। तेरी कोई औकात नहीं, तेरी औकात वही थी, अभी याद रखना। तो मैं स्टैट्यूट के ऊपर आ रहा था कि उसके अंदर एम्बिगुइटी हो। क्या हो? एम्बिगुइटी हो। तो एम्बिगुइटी कब होती है? जब दो या दो से ज्यादा मीनिंग आ रहे हो तो फिर उनमें से कोई एक सही होता है और सही वो होता है जो लेजिस्लेटर के माइंड में होता है। अब हम इससे थोड़ा सा आगे अब चलते हैं। हमने कहा कि उसको ढूंढने के कुछ असूल है, कुछ प्रिंसिपल है, जो आपका पेपर है कि कानून को समझने के असूल है। मैं आगे जो भी स्टेटमेंट बोलूंगा वो कानून की तशरीह करने का कोई ना कोई असूल होगा। अब सबसे पहले मैं टॉपिक छेड़ लेता हूं। अगर मैं परेशान नहीं होना, अगर मैं 2-3 भी क्वेश्चन करवा गया ना, इनके अंदर ही सारा कुछ आ जाएगा। 2-3 मैं डिटेल कराऊंगा, बाकी का सिर्फ ऐसे ओवरव्यू कर जाऊं, क्योंकि सारे आपस में ये मिलते हैं और बाकी पेपर को जितना पढ़ा जाता है वो आपको ही पता है, मुझे भी पता है। और खासकर इस टॉपिक को तो बस पेपर के अंदर स्टैट्यूट, इंटरप्रिटेशन, एम्बिगुइटी, एब्सर्डिटी, रियल इंटेंशन, इनेक्टमेंट, इनेक्टेड लॉ, टू डिग आउट, टू फाइंड आउट, ये सारी जितनी टर्म मैं बोलता जा रहा हूं ये हर क्वेश्चन के अंदर आप यूज कर सकते हैं, लेकिन सोने सोने तरीके से। तो फिर मैं पंजाबी मैंने कहा सोने तरीके से प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन ठीक होनी चाहिए। गत्ती ते हर कोई बांधी, लटका कोई जानती है। इलम सारों के पास होता है, प्रेजेंट कोई कोई करता है। किसी के पास इलम कम, प्रेजेंटेशन अच्छी। आजकल जमाना प्रेजेंटेशन का है, आजकल जमाना पार्लर का है, पैकिंग का है, मटेरियल का नहीं है। लिहाजा उसी सोच के साथ आपको पेपर हल करना है और वही कामयाब होगा। सोना लिख दोगे तो कोई हेडिंग नहीं, बाल पॉइंट पकड़ी लिखी, क्या पढ़ना तो है कुछ नहीं। जैसे ये वीक एरिया आपको बता रहा हूं एग्जामिनर का। आगे आते हैं। अब हम लव लेटर से शुरू कर लेता हूं। ये अजीब सी बात है, अब तो लव लेटर नहीं होते, अब तो मैसेज आते हैं और उसके अंदर बड़ी एडिशन हुई होती। चलो इसी को डिस्कस, जमाना जदीद की बात करते हैं। व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आता है और मैसेज भेजने वाला इंडिविजुअल है, ये ज़हन में रखना, कलेक्टिव नहीं है, इंडिविजुअल शख्स है। अब मैं यहीं से स्टार्ट करूं कि इंडिविजुअल ऐसा हो सकता है, तो कलेक्टिव विजडम को समझना क्या बात होगी। जज भी जो फैसला करता है ना, या तशरीह कानून की करता है, वो इंडिविजुअल विजडम ही होता है, वो भी इंडिविजुअल। कलेक्टिव तो पूरी कौम का होता है, वो पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर हो सकता है। अब मैसेज जनाबे वाला आता है, बार बड़ी बाउंड्री शाउंड्री भी लगी हुई है, कोई दिल दे बूटे भी बने हुए, दिल भी बने हुए ने, विचू तीर भी गुजर रहा है, विचू खून भी चल रहा है, और वो जो साथ कोई फूल भी है, मुख्तलिफ कलर के फूल है। ये एक बाउंड्री बनी हुई है और उसके अंदर अब स्टेटमेंट की तरफ से आते हैं। स्टेटमेंट है क्या, यानी कि लैंग्वेज क्या है। अब लैंग्वेज क्या है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये थोड़ा सा आपको समझाना है, इंटरप्रिटेशन को समझने का। मैं इंडिविजुअल बात करूं, मैं जटाकी जी मिसाला देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो,
आपका खैर खा, ABC। अब इस शख्स के बारे में अभी ना कभी मिले, ना आमना सामना हुआ। जब आमना सामना हुआ है तो कोई इतना आपसे साथ इंटरेक्शन नहीं है। अब आप बहुत अच्छे लगते हैं। अब क्यों अच्छे लगते हैं? उसके दिमाग में क्या बात है कि जिसकी बुनियाद पर उसने कह दिया बहुत अच्छे लगते हैं। अब उसकी इस इंटेंशन को हमने निकालना है, ढूंढना है। क्या करना है? फोन करके पूछना नहीं है, स्टैट्यूट समझा रहा हूं। तो फिर पूछ लिया उनके कोलू तो पार्लीमेंट तो हर वक्त आप फिर पार्लीमेंट से पूछते रहेंगे कि जनाब है तुसी कानून बनाया, दसो सारे इकट्ठे होके मैं मसले किस बात नहीं बनाया। ऐसा नहीं, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा सा रोमांस डाल के। अब आप समझदार हुए तो आप देखेंगे यार अच्छा लगने की वजह तो कई हो सकती है। अब भाई हो सकता है मेरी ड्रेसिंग अच्छी लगती हो, भाई हो सकता है मेरी कॉस्ट अच्छी लगती हो सकता है मेरी पर्सनैलिटी अपीयरेंस अच्छी लगती हो सकता है मेरा कोई सेक्ट वजह से मुझे अच्छा लगता हो सकता है मेरी गाड़ी की वजह से अच्छा लगता हो सकता है मैं पैदल सादा आदमी अच्छा लगता है। अच्छा लगने की तो अब एम्बिगुइटी आ गई। अब हमने उस लिखने वाले के दिमाग में क्या बात है उसको ढूंढना है, और उसके लिए कुछ हमने ये सारा कुछ जो आपको आया इसमें से कुछ ना कुछ हमें इसी से मदद देनी कि इसके दिमाग में क्या है। अब इसके लिए हमें ये जो आपके पास मैसेज आया ये खुद हमें अंदर से कुछ आपको मदद दे रहा है उस स्टेटमेंट देने वाले के दिमाग को समझने के लिए। क्या? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बिस्मिल्लाह से शुरू किया है, फौरन आपके दिमाग में बात आएगी। बंदा कोई दीनी बंदा है, इस्लाम के साथ जुड़ा हुआ है, उसने कहा अच्छा लिख रहे, उससे भी पहले बिस्मिल्लाह लिखी है। अच्छा नीचे खैर अंदेश, हमेशा वेल विशर हो सकता है, हमेशा खैर अंदेश वेल विशर है। अब इसकी जो बाउंड्री के ऊपर जो कुछ है इर्द गिर्द है उसमें दिल भी है, उसमें तीर भी है, खून भी निकल रहा है, शोख भी रंग है। जो उसने 7 पत्ते फूल बनाए वो शोख रंग भी है, लाइट डिसेंट कलर भी है। ये सारे आपको उसकी ये स्टेटमेंट को समझने के लिए ये जो आपको मैसेज आया है ये खुद अपने अंदर से आपको कुछ मदद दे फराम कर रहा है कि इसके दिमाग में क्या बात है उसको ढूंढ निकालने के लिए ये सारी चीजें आपको मदद दे सकती हैं, दे सकती। तो अगला सवाल मैंने सारा समझो करवा दिया कैसे। इसी तरह अब मैं वापस आ रहा हूं, जब कोई स्टैट्यूट होता है उसकी इंटरप्रिटेशन के हवाले से, जब भी मैं इंटरप्रिटेशन की बात करूं इसका मतलब है कि उसमें कहीं समझने में अबहाम है, एम्बिगुइटी है, डाउट है, वो लैंग्वेज सर्टन नहीं है, वो अनसर्टन है, वो अनक्लियर है। ये वर्ड्स भी सारे बड़े टेक्निकल आपको समझ आएंगे, तो उसको हमने इंटरप्रिटेशन करनी है। तो स्टैट्यूट खुद अपने अंदर से भी आपको मदद देता है जब आपको इंटरप्रिटेशन की जरूरत हो। एक फिक्रा साथ साथ बोलता है, ये भी असूल है जो अगली मैं फिक्रा बोल रहा हूं, ये भी असूल है तशरीह का। When the statute is clear, then there is no need of interpretation। अगर वो सीधा ही लिख दे कि तुम्हारी हाइट मुझे बहुत पसंद है तो फिर तो कोई अभाम नहीं, इसकी वजह से तुम पसंद हो कि आप हाइटेड हो या आप का मेरा सेक्ट एक है, फिर तो क्लैरिटी होगी ना। इसी तरह जब स्टैट्यूट की लैंग्वेज क्लियर होती है, क्या होती है? क्लियर होती है, सर्टन होती है, प्रिसाइज होती है, अनडाउटेड होती है, देन देयर इज नो नीड ऑफ इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन की जरूरत कब होती है? व्हेन द स्टैट्यूट इज नॉट क्लियर, व्हेन द स्टैट्यूट इज अनसर्टन, व्हेन द स्टैट्यूट इज अनइवोकल, व्हेन द स्टैट्यूट इज एम्बिगुअस, अब हाम में हो, तो एम्बिगुइटी को रिजॉल्व करने के लिए आपको तशरीह की जरूरत होगी। अब तशरीह के लिए मेरा पहला सवाल अब यहां से शुरू हो रहा है। मैंने कहा जब भी स्टैट्यूट की इंटरप्रिटेशन की जरूरत हो
तो स्टैट्यूट अपने अंदर से भी आपको मदद देता है, और जो अंदर से वो आपको मदद देता है उसको स्टैट्यूट के पार्ट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्टैट्यूट। पार्ट्स ऑफ स्टैट्यूट भी स्टैट्यूट को अंडरस्टैंड करने में आपको मदद देते हैं। अब उनको हम एक और वर्ड भी बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्टैट्यूट, या उसको कहते हैं इंटरनल एड्स। यानी कि स्टैट्यूट को समझने में खुद स्टैट्यूट आपको अपने अंदर से जो मदद फराम कर रहा है उनसे मदद ले और स्टैट्यूट को समझे, अगर उसकी लैंग्वेज क्लियर नहीं तो। वो जो इंटरनल एड्स हैं, वो जो स्टैट्यूट के पार्ट्स हैं, इनको एक और वर्ड बोल देता हूं, इंटरनल एविडेंसेस टू अंडरस्टैंड द स्टैट्यूट भी कह सकते हैं। इंटरनल एविडेंसेस, इंटरनल सर्कमस्टांसेस का वर्ड भी कहेंगे यूज होगा। एक और वर्ड भी कहीं यूज होगा, इंट्रिंसिक, INTRNS, इंट्रिंसिक, ये भी इंटरनल के मीनिंग में आता है। इंट्रिंसिक एड्स है, और आमतौर पर यह सवाल मशहूर है, पार्ट्स ऑफ द स्टैट्यूट। अब सवाल में बड़ी क्विकली जाना है, मैंने आपका माइंड काफी उम्मीद तैयार कर दिया है। सवाल हमारा है पार्ट्स ऑफ स्टैट्यूट। इसमें डिस्कस क्या होगा कि स्टैट्यूट के कौन कौन से पार्ट्स हैं, यानी इंटरनल एड्स कौन कौन से, पहले हमने उनकी निशानदेही करनी है, फिर हमने देखना है कि ये जो पार्ट या इंटरनल एड है ये स्टैट्यूट को क्लियर करने में, यानी कि एम्बिग्युइटी रिजॉल्व करने में मददगार है या नहीं है। अगर है तो कितनी है, उसका रोल कितना है। और लफ्ज बोल देता हूं कि वो एड्स है या नहीं, रोल अदा करती या नहीं, कंट्रोल उसका इंटरप्रिटेशन पर है या नहीं है, ये चीजें डिस्कस होंगी। और सबसे पहले स्टैट्यूट की मैं टॉपिक स्टार्ट कर चुका हूं, पार्ट्स ऑफ स्टैट्यूट, और उनका रोल या उनकी कितना कंट्रोल है इंटरप्रिटेशन का, क्योंकि इंटरप्रिटेशन के हवाले से उनको पार्ट्स को आपने ज़हन में रखना है, क्योंकि वो आपको अंदर से मदद फराम कर रहा है इस मसले को हल करने के लिए। मसला क्या है? एम्बिग्युइटी। एक जनरल क्वेश्चन भी आ जाता है, डिस्कस टू रिजॉल्व द एम्बिग्युइटी इन स्टैट्यूट, कि स्टैट्यूट में एम्बिग्युइटी रिजॉल्व करने को लिख रहे। इसका यह मतलब है कि स्टैट्यूट क्लियर नहीं है, उसकी तशरीह है, उसको वाज़ेह करना है, उसके लिए जितना जो कुछ मर्जी आप लिख सके। तशरीह करना ही एम्बिग्युइटी को रिजॉल्व करना का होता है। जितने मर्जी प्रिंसिपल डिस्कस कर जाए वो एम्बिग्युइटी को रिजॉल्व करने के लिए। अभी सबसे पहले मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूं, स्टैट्यूट के पार्ट में से उस पार्ट का नाम है प्रीएम्बल। आपने कभी ये डियर देखा होगा, स्टैट्यूट स्टार्ट होता है, अनफॉर्चुनेटली मैं आपको गुजारिश करूंगा पढ़े ना पढ़े स्टैट्यूट की शक्ल जरूर देख लिया कर। अभी बेयर एक्ट आपने यूज किए होंगे तो प्रीएम्बल पहले लिखा हुआ था, फिर सेक्शन 1, 2, 3 लिखा हुआ था। उसी प्रीएम्बल का बात कर रहा हूं कि वो स्टैट्यूट का पार्ट है, और वो उसका रोल क्या है, उसका मकसद क्या है, और स्टैट्यूट के अंदर अगर कहीं एम्बिग्युइटी हो, स्टैट्यूट की अगर कहीं तशरीह करने की जरूरत हो, तो प्रीएम्बल स्टैट्यूट का हिस्सा है। वो आपको अंदर से, स्टैट्यूट के अंदर से आपको कितनी मदद फराहम कर सकती है। ये मेरा इस टॉपिक के ऊपर पहले पार्ट को डिस्कस कर रहा हूं। स्टैट्यूट का पहला पार्ट क्या है? प्रीएम्बल। अब प्रीएम्बल की पहले हम आपको बताते हैं कि है क्या। प्रीएम्बल जो होती है, स्टैट्यूट को अगर तकसीम करें तो दो हिस्से बनते हैं। एक को कहते हैं प्रीएम्बल, दूसरा सेक्शन 1 से लेकर जितना आखिर तक जा रहा है उस सारे हिस्सों को कहते हैं सबस्टेंटिव पार्ट। प्रीएम्बल वाले हिस्से को कहते हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट। लीगल वर्ड्स है, ये आपको मुश्किल इसलिए होंगे अगर डियर आपने पार्ट 1 से स्टैट्यूट के सेक्शन वाइज डायरेक्ट से रीडिंग की होती तो ये वर्ड्स आपको ऐसे लगते जैसे सुने हुए सारे। आप सारे गाइडों के एक्सपर्ट हैं, अनफॉर्चुनेटली। गाइड के लिए भी मैं कहता हूं पहले उस टॉपिक की मुतलका परवीन पढ़ा करें। कक समझ नहीं आती, कोई मसला नहीं, एक दफा पढ़े, दूसरी मरतबा, तीसरी मरतबा, कोई समझ नहीं आई, कोई मरतबा, फिर गाइड पढ़ ले, उसके साथ दोस्ती हो जाएगी। और जिसकी कलेक्टिव विजडम के साथ दोस्ती होगी और सिंसियरिटी के साथ होगी, डेडिकेशन के साथ, लालच के साथ नहीं,
इसको कह रात को सोकर देखे, इसकी सराहने की स्टैट्यूट होगा, डायरेक्ट होगा, रात खुलेगी, किताब खोलेगा, एक लाइन पढ़ेगा, फिर सो जाएगा, फिर आंख खुलेगी, फिर स्टैट्यूट खुलेगा, फिर कोई एक लाइन पढ़ेगा, समझ नहीं आई, फिर सो जाएगा। ये उसकी हालत हो जाएगी। ये सफर कर रहा है, मरग पर जा रहा है, स्टैट्यूट बुक में अपने बैग में होगा, बस में बैठा है, पढ़ रहा है, बंद किया, छोड़ दो। इसकी हालत उसके बगैर, देखे बगैर ये रह नहीं पाएगा, ये रह नहीं पाएगा। और जिस दिन इस मर्तबे पर चला गया, फिर इसको सालों नहीं लगेंगे। इतना ना इंसाफी करने वाला रब्बे जुल जलाल नहीं है। इसको ऐसे कम्युनिटी में उठा के ऊपर ले जाएगा, दिनों में और सालों में आपके सामने शख्स खड़ा है। इनरोलमेंट को 10 साल नहीं हुए, एक देहाती आदमी है, भेड़ बकरियां चराने वाले का बेटा है, आपके सामने खड़ा है, इसी इश्क की बुनियाद के ऊपर, जो सोने नहीं देता रात को, स्टैट्यूट। और उसी ने जिंदगी सीधी कर दी, सीधे रास्ते पर लगा दी कि इंसानियत क्या होती है, भलाई क्या होती है, खिदमत कैसे करनी है। कोई आलिम, कोई स्कॉलर, कोई मस्जिद का मौलवी मुझे मोटिवेट नहीं कर सका। इसलिए कहा, जब इसकी समझ आई तो फिर इंसान बनना शुरू हो गया। बाकी इसके फायदे तो हैं ही हैं, लाइफ ठीक होगी, क्योंकि इसके, ये मैंने कहा ना कि ये खिलाफ ज़मीर, इसके अंदर बात नहीं हो सकती। कलेक्टिव विजडम में गलत कैसे हो सकता है? नो, मतलब इसके साथ प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ है, इसलिए इसके साथ इश्क बड़ा जरूरी है। अल्लाह करे ऐसा हो जाए और आपको कामयाबी इंशाल्लाह मिल जाएगी। हमारी कोशिश है आपको मोटिवेट करना। ये रब का काम है कि कितनी मोटिवेशन का असर होता है या नहीं होता, रिजल्ट क्या है, ये मेरे बस में नहीं है। मेरे बस में आपको इसके साथ, क्योंकि इसके साथ जब इश्क होगा, सोसाइटी में, कम्युनिटी में आपकी इज्जत होगी, आपकी फैमिली की इज्जत होगी, आप प्रोफेशनल कहलाओगे। और कहां जाएगा आबादी के अंदर, फलां वकील है, सही समझदार है, उसके पास जाना है। कानून को वो सही समझता है। अल्लाह करे ऐसा हो। प्रीएम्बल, इसको मैं बता रहा था, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ स्टैट्यूट होता है, ये सबस्टेंटिव पार्ट नहीं होता। सबस्टेंटिव पार्ट वो होता है जो इफेक्टिव होता है, जो कमेंसमेंट में होता है, जिस पर अमल होता है। इंट्रोडक्टरी पार्ट में प्रीएम्बल होती है। इसके अंदर क्या होता है, इसमें जो कानून बनाने वाला होता है, कानून बनाने से पहले इसको लिखता है। इसको उर्दू में दिबाचा कह ले, इसमें उर्दू में इब्तदाइया कह ले, व्हाट्सएवर, लेकिन वो इसके मीनिंग को नहीं समझ पाए जो मैं कहने बाद। इसके अंदर हमेशा लेजिस्लेचर कानून बनाने का एम बताता है, पर्पस बताता है, ऑब्जेक्ट बताता है कि मैं ये कानून क्यों बना रहा हूं, इसका मकसद क्या है, इसका पर्पस क्या है, ये कानून बनाने की मुझे जरूरत क्यों दरपेश आई है। ये सारी पर्पस और मकसद और गर्जो गैर का बताता है प्रीएम्बल के अंदर। अब इसका मतलब हुआ कि उसी स्टैट्यूट की किसी प्रोविजन में डाउट क्रिएट हो गया कि मीनिंग ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं। अगर मेरे माइंड में प्रीएम्बल पड़ी हुई है और उसका पर्पस और स्टैट्यूट और उस एक्ट या कोड बनाने का मकसद जो लेजिस्लेचर ने बता दिया था, वो अगर मेरे माइंड में है, तो मैं उस माइंड के उस मकसद और पर्पस को सामने रखूंगा और जो मीनिंग मेरे सामने आ रहे हैं एक से ज्यादा, उनकी कसौटी पर परखूंगा। जो मकसद और पर्पस है, मुझे सही मैंने ढूंढने में कोई मुश्किल नजर नहीं आएगी। तो एम्बिग्युइटी रिजॉल्व करने में प्रीएम्बल का बड़ा रोल है। इसको कहा जाता है कि स्टैट्यूट की सही अंडरस्टैंडिंग करने में यह बहुत अच्छी की है। इट इज अ गुड की टू करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टैट्यूट। एक और फिक्रा बोल देता हूं, प्रीएम्बल इज की टू ओपन द डोर ऑफ द माइंड ऑफ द लेजिस्लेचर। के कानून बनाने, जिस कानून का तशरीह आपको दरकार है, उसी कानून की प्रीएम्बल आपने पढ़ी, तो वो कानून जिस मकसद के लिए बनाया गया था, वो मकसद लेजिस्लेचर के माइंड में है। उसका एक दरवाजा भी है, उस दरवाजे की चाबी प्रीएम्बल है। अगर ये आपको सही समझ में प्रीएम्बल है, तो चाबी आपके पास है, इसको खोलें और लेजिस्लेचर की रियल और ट्रू इंटेंशन को वहां से डिस्कवर कर ले। दैट इज द इंटरप्रिटेशन। वेरी
अब मैंने प्रीएम्बल का, इसका मतलब हुआ कि प्रीएम्बल का स्टैट्यूट की इंटरप्रिटेशन में बहुत ज्यादा रोल है और बहुत ज्यादा कंट्रोल है, और ये इंटरनल जितनी भी एड्स हैं उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये एड है, सबसे पहली और इंपॉर्टेंट एड है, मदद पहुंचेगी आपको। अब मैं एक इसका पार्ट है स्टैट्यूट का टाइटल। आप सबको पता है जब इंसान पैदा होता है तो वालिदैन उसकी शनाख्त के लिए उसका नाम रखते हैं और उस नाम को कहीं ना कहीं दर्ज कराते हैं ताकि इसकी जमाने में, दुनिया में, सोसाइटी में शनाख्त हो इस नाम से। ये तो पूरा समुंदर है इंसानों का, उसकी शनाख्त जरूरी है। इसी तरह जब पार्लियामेंट कानून बनाती है तो उस मुल्क के अंदर कानून हजारों में होते हैं। क्या होते हैं? हजारों में कवानीन होते हैं। उस सारे हजारों वाले कवानीन को बॉडी ऑफ लॉ भी कहते हैं। उस बॉडी ऑफ लॉ के अंदर हर कानून को शनाख्त के लिए नाम देना पड़ता है, उस नाम को कहते हैं टाइटल। और टाइटल लेजिस्लेचर जब कानून बनाता है उसका टाइटल साथ ही लिख देता है। नॉर्मल पहले सेक्शन में होता है, अमूमन कई बाद में भी होता है, जनरली पहले सेक्शन या पहली आर्टिकल में उसका नाम होता है। किस कानून का हमने नाम क्या रखा है, टाइटल उसका क्या है। टाइटल जो है उसकी पहचान के लिए, अब टाइटल दो तरह के होते हैं, एक लिटिल शॉर्ट टाइटल है, एक लॉन्ग टाइटल है। बाज कानून का एक बड़ा मुख्तसर टाइटल होता है और एक बड़ा लंबा टाइटल होता है। दो दो तीन तीन लाइनों का टाइटल भी हो सकता है, एक लाइन का टाइटल भी हो सकता है। अब मैं आ जाता हूं, अभी आपने सीआरपीसी देखी है, उसकी सेक्शन 1 में देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि इस का नाम होगा दी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। सेक्शन 1 में लिखा हुआ है, सेक्शन 1 की हेडिंग भी टाइटल ही है। अब ये उसका टाइटल लिख दिया लेजिस्लेचर ने। अब ये टाइटल शॉर्ट है, आप सेक्शन 1 निकाल कर देखें, लिखा हुआ वाज़ेह तो शॉर्ट टाइटल। अब जो शॉर्ट टाइटल जब किसी स्टैट्यूट का होता है वो उसको अमूमन ज्यादातर लीगल कम्युनिटी के अंदर उसको निक नेम भी कहते हैं। क्या कहते हैं कि स्टैट्यूट का निक नेम है द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर या सीआरपीसी, दैट इज द निक नेम कि इस बॉडी ऑफ लॉ के अंदर शनाख्त करवाई जाए, इसका नाम रखा जाता है। अब देखते हैं कि शॉर्ट जो टाइटल हो तो क्या उस स्टैट्यूट के अंदर उसको कहीं समझने में या अंडरस्टैंड करने में या एम्बिग्यूटी को रिजॉल्व करने में अगर किसी कब जरूरत पड़ेगी। फिर बार बार कहूंगा, when the statute is not clear, when the statute having one or two meanings, there is a doubt, and doubt is also called ambiguity, and it is also called uncertainty. तो उसको रिजॉल्व करने के लिए शॉर्ट टाइटल का कोई रोल नहीं, शॉर्ट टाइटल का कोई रोल नहीं। ये स्टैट्यूट की डिस्क्रिप्शन बयान नहीं करता, उसकी वजाहतें बयान नहीं करता, ये सिर्फ उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होता है, ओनली निक नेम। अब आते हैं लॉन्ग टाइटल। हो सकता होगा कहीं किसी स्टैट्यूट का टाइटल लॉन्ग भी हो, मेरी नजर से अभी नहीं गुजरा, मैं छोटा सा अभी किड्स हूं, लॉ की फील्ड के अंदर मैं किड होंगे कोई स्टैट्यूट जिनका टाइटल शॉर्ट लॉन्ग भी हो। अब उस हो सकता है लॉन्ग टाइटल के बारे में यह कहा गया है कि ये लॉन्ग टाइटल जो है वो स्टैट्यूट को डिस्क्राइब करता है। जब वो डिस्क्राइब करता है तो फिर स्टैट्यूट के इंटरप्रिटेशन में उसका रोल होता है, उसका कंट्रोल होता है, और वो पूरी तरह स्टैट्यूट को इंटरप्रिटेशन में एक इंटरनली तौर पर एड करता है, एक इंटरनली एविडेंस है टू क्लियर दी एम्बिग्यूटी। मैं टाइटल से आगे चलता हूं। एक स्टैट्यूट के अंदर हेडिंग होती है, स्टैट्यूट के अंदर हेडिंग होती है। आपने देखा होगा हर प्रोविजन, हर सेक्शन, जब उसके साथ जो पहली लाइन होती है उसका फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा होता है, फॉन्ट बड़ा होता है, उसके बाद वो स्टैट्यूट शुरू होता है। वो जो फॉन्ट होता है वो सेक्शन का, मैंने पहले बता चुका हूं, एक लफ्ज भी स्टैट्यूट के अंदर वर्ड है तो वो भी स्टैट्यूट है, ये मैं पहले बता चुका हूं। अब उस प्रोविजन का एक हेडिंग होती है और उसका फॉन्ट जरा डिफरेंट होता है। अब आप एक सेक्शन पढ़ रहे हैं, वो 2 लाइनों पर है या 3 लाइनों पर है, 4 लाइनों पर मुश्तमिल है। अब इसके अंदर एम्बिग्यूटी आ गई,
आपके दिमाग में आता है यार ये भी तो हो सकता है, ये भी मीनिंग हो सकता है, ये भी पता नहीं इनमें से कानून बनाने वाले ने जब कानून ये बनाया था, वो जिस मकसद के लिए उसने कानून बनाया है, उसके दिमाग में उस वक्त क्या बात चल रही थी, इसके तो 2-2 3-3 मीनिंग आ रहे। तो आपने प्रीएम्बल से भी मदद ली, वहां से भी कुछ मैसेज आया होगा दिमाग में। उसके बाद आपने हेडिंग को भी देखा, हेडिंग को भी देखा, हेडिंग को भी मद्देनजर रखा। आप एक और वर्ड बोलने जा रहा हूं, सब्जेक्ट और कंटेक्स्ट जो होता है उसका बड़ा रोल होता है इंटरप्रिटेशन में। अभी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, मेरे इस वक्त सब्जेक्ट है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। इस वक्त मैं स्टैट्यूट का वर्ड जितने भी बोलता जाऊं उसका स्याको सिबाक और मेरी सब्जेक्ट के एतबार से उसके मीनिंग हैं, इस वर्ड के मीनिंग लगेंगे कि इससे मुराद एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, एक्ट ऑफ सब्जेक्ट एंड कंटेक्स्ट के एतबार से। अब जो हेडिंग होती है और जो चैप्टर का नेम होता है, जिस चैप्टर की वो प्रोविजन होती है, वो इसका उसी सब्जेक्ट के अंदर आ रहा होता है, उसी सब्जेक्ट के अंदर आ रहा होता है। तो उनका भी उसको समझने में, एम्बिग्युइटी रिजॉल्व करने में हेडिंग या चैप्टर का जो नेम है उसका भी रोल है, उनको भी मद्देनजर रखना है और एम्बिग्युइटी को रिजॉल्व करना है। एम्बिग्युइटी रिजॉल्व करना, बार बार कह रहा हूं, टू अंडरस्टैंड द स्टैट्यूट, टू इंटरप्रेट द लॉ। अगर मैं लॉ का वर्ड यहां बोल रहा हूं तो इसका मुराद भी सब्जेक्ट और कंटेक्स्ट से मुराद वो लॉ जो पार्लियामेंट का बना हुआ है। अब हेडिंग का भी रोल हो गया, निशानदेही होगी। अब इसके साथ हम डिस्कस कर लेते हैं एक मार्जिनल नोट्स होते हैं, अभी तक नजर मुझे नहीं आए, शायद कहीं कहीं होते हों, समझाने के लिए, इसकी निशानदेही के लिए आपको थोड़ा सा फिर कुरान पाक की तरफ ले जाता हूं। कहीं आपने तर्जमे तफसीर वाला कुरान देखा हो तो बाज़ औक़ात उसके हाशिए साइड के ऊपर उसकी तफसीर लिखने वाला उस पेज को